जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो चलिए साथियों, फिर से आज शुरू करेंगे। आज हम लोग लेके आए हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पहला चैप्टर। तो चलिए पहले चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे साथियों, पहले सवाल से। चलिए पहला सवाल है आपके सामने में कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन। साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी का पहला क्लास लेके आ चुके हैं। तो जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं, सारे साथी जुड़ जाएं। और चलिए शुरू करेंगे पहले सवाल से। ये रहा पहला सवाल आज के सेशन का कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। बताइए, आपको बताना है कि जेनेटिक्स जो है किसका अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। पहला ऑप्शन है कि मेंडल का नियम, या फिर जैव विकास, या फिर डीएनए की संरचना। ऑप्शन डी में अनुवांशिकता और विविधता। तो साथियों फटाफट आप बताइए कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। चलिए आप लोग बताते चलें, इस बीच में कुछ बातें आप लोग को हम बताते चलते हैं। साथियों ये जो अनुवांशिकता है ना, अनुवांशिकता इसका पिता आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि अनुवांशिकता का पिता कौन। साथियों तो ध्यान रखिएगा वो कौन है, मेंडल। अनुवांशिकता का पिता कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल। और यही मेंडल है साथियों जिन्होंने मटर के पौधे पर, कौन सा पौधा, मटर के पौधों पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। कौन से पौधों पर, मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था अपने गार्डन में। साथियों ये भी एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं और इसे अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अब देखिए जो जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स इसमें अध्ययन किसका किया जाता है, तो इसमें अनुवांशिकता और विविधता किसका साथियों, अनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इसी तरह से अगले सवाल में। ये रहा दूसरा सवाल। साथियों आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। ये रहा दूसरा सवाल कि मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है। बताइए कि मनुष्य में जो लक्षण होता है, लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या कहेंगे। वंशागति के अध्ययन को ऑप्शन है कि उसको जीवाश्म विज्ञान कहेंगे, या फिर सरीसृप विज्ञान कहेंगे, या फिर साथियों वंशागति कहेंगे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट आप बताइए कि वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो साथियों देखिए वंशागति का अध्ययन को क्या कहा जाएगा, तो उसको वंशागति ही कहेंगे। क्या बोलेंगे, वंशागति के अध्ययन को वंशागति ही कहेंगे। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे, दो के बाद आगे की ओर। ये रहा तीसरा सवाल कि ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। आपको बताना है कि ऑर्निथोलॉजी जो है साथियों ये किसके अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। बताइए, पहला ऑप्शन है कि पत्तियों के अध्ययन को, या फिर हड्डियों के अध्ययन को, या पक्षियों के अध्ययन को, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट आप बताइए कि ऑर्निथोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं। देखिए साथियों अध्ययन से एक सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए आप लोग ना पेन कॉपी लेकर के नोट कर लीजिए। जो आपके कुछ बातें आप लोग को लिखाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं साथियों। जैसे पूछे जाते हैं शैवाल, क्या साथियों, शैवाल लिख लीजिएगा आप लोग। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको साथियों, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं, शैवाल के अध्ययन को। फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और साथियों जो फल है ना, फलों के अध्ययन को, किसके, फलों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो इसको पोमोलॉजी। क्या साथियों, इसको पोमोलॉजी। ध्यान रखिएगा, फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद फूलों के अध्ययन को, किसके साथियों, फूलों के अध्ययन को क्या कहेंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको फ्लोरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फ्लोरी। क्या साथियों, फ्लोरीकल्चर कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा, फ्लोरीकल्चर। देखिए शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी,
फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी और फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर। इन सभी बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एक सवाल यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब देखिए सवाल क्या था कि ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन किसका साथियों, तो पक्षियों का। किसका, पक्षियों के अध्ययन को। किसके अध्ययन को, पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, ऑर्निथोलॉजी कहेंगे। आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। ये रहा साथियों अगला सवाल। बस इसी तरह से आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। ये रहा चौथा सवाल। देखिए कि पोमोलॉजी, क्या सवाल है कि पोमोलॉजी, पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। आपको बताना है कि पोमोलॉजी किसका अध्ययन है। पहला ऑप्शन है पत्तियों का अध्ययन, या फिर फलों का अध्ययन, या फूलों का अध्ययन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फटाफट आप बताइए कि पोमोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है। देखिए आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है कि साथियों पोमोलॉजी जो है, पोमोलॉजी किसका अध्ययन है, फलों का अध्ययन। यानी फलों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, पोमोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। किसके अध्ययन को, फलों के अध्ययन को। और आपको थोड़ी देर पहले बताया भी इससे पहले वाले सवाल में कि फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं साथियों, इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरिकल्चर बोलेंगे। किसको, फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर। और साथियों पोमोलॉजी किसको बोलते हैं, फलों के अध्ययन को कहते हैं। इन सभी बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। ये रहा अगला सवाल, पांचवा सवाल कि कीट संवर्धन क्या है। बताइए कीट संवर्धन क्या है। पहला ऑप्शन है कि कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं, या फिर जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान को इसको बोलेंगे, या फिर मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान को, या फिर साथियों कीटों को मारने के विज्ञान को। देखिए मछलियों के अध्ययन का विज्ञान को इसको बोलते हैं मत्स्य पालन। क्या बोलते हैं साथियों, इसको मत्स्य पालन बोलेंगे। मछलियाँ पालन को बोलते हैं मत्स्य पालन कहा जाता है। और जंतुओं के अध्ययन, तो जंतुओं के अध्ययन को साथियों इसको बोलेंगे जूलॉजी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी। और पादपों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बॉटनी बोलते हैं। साथियों देखिए कीट संवर्धन क्या है, तो कीट संवर्धन जो आपका है ना साथियों, वो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। क्या है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है साथियों। किसका, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को क्या बोलते हैं, कीट संवर्धन कहते हैं साथियों। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, जैसे ना क्या करता है केचुआ, केचुआ को क्या किया जाता है, केचुआ की वृद्धि करता है। तो आप केचुआ के बारे में जान लीजिए कि केचुआ जो है, जिसको अर्थवर्म बोलते हैं, ये केचुआ, इसको किसानों का मित्र कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या साथियों, केचुआ को किसानों का क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र किसको, केचुआ को कहा जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे इससे आगे। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने में। प्रश्न है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। बताइए जीवों में अत्यधिक जो विविधता होता है साथियों, उसका कारण क्या है। पहला ऑप्शन है क्या एडेप्टेशन, जिसको अनुकूलन बोलते हैं, या फिर सहभागिता साथियों, या फिर आपका क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा, या फिर बहुगुणसूत्रता हो जाएगा। बताइए कि जीवों में जो अत्यधिक विविधता है, अत्यधिक विविधता का कारण क्या हो सकता है, फटाफट आप बताइए। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है, उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन जो है, उत्परिवर्तन ये क्या हो जाएगा, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण होगा साथियों। यानी अत्यधिक जो विविधता पाया जाता है उसका कारण क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इससे आगे की ओर। ये रहा अगला सवाल कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग। बताइए कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है कब, लगभग इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दशहरा, यानी 20,000 वर्ष पूर्व, या फिर साथियों देख लीजिए कितना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दशहरा लाख, यानी 2 लाख वर्ष पूर्व, या फिर साथियों इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दशहरा लाख 10 लाख, यानी 20 लाख वर्ष पूर्व, या फिर उससे ज़्यादा कितना है, इकाई दाई सैकड़ा
हज़ार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 2 अरब वर्ष पूर्व। बताइए साथियों, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम जो हुआ है वो लगभग लगभग कब हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, वो हुआ है आपका 2 अरब वर्ष पूर्व। लगभग कितना? 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ है साथियों, आपको ध्यान रखना है। और देखिए, जो आपका जीव का जो विकास हुआ है वो किससे? एक कोशिकीय से। किससे साथियों? एक कोशिकीय जीव से। ध्यान रखिएगा, कौन से जीव से? तो एक कोशिकीय जीव से, यानी आपका जीव का विकास हुआ है साथियों, इसको आपको ध्यान रखना है। और लगभग में कितना वर्ष पूर्व? तो 2 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। यह अगला सवाल, तीसरा सवाल है कि आधुनिक आप लोग सवाल पढ़िए फटाफट। क्या है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। देखिए, वर्तमान में जो मनुष्य है साथियों, इसका पूर्वज है। इसका पूर्वज कौन है? पहला ऑप्शन है कि जावा मनुष्य। कौन साथियों? जावा मनुष्य। दूसरा ऑप्शन है क्रो मैग्नन मनुष्य, या फिर निएंडरथल मनुष्य, या फिर पेकिंग मनुष्य। बताइए साथियों कि आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज है वो कौन है? फटाफट आप बताइए कि इसका पूर्वज कौन है साथियों। तो साथियों ध्यान रखिएगा, आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज है ना, वो आपका क्रो मैग्नन मनुष्य। कौन है? क्रो मैग्नन मनुष्य। कौन साथियों? क्रो मैग्नन मनुष्य जो है ये आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। साथियों, ये कौन सा युग में रहता था? तो ये आपका पाषाण युग में। ये भी ध्यान रखिएगा, ये कौन से युग में रहता था? तो ये आपका पाषाण युग में रहता था। कौन सा साथियों? पाषाण युग में रहता था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इस समय भी लोग क्या करते थे? जानवरों को मार करके उसका जो चमड़ा होता था, उसका चमड़ा साथियों, चमड़ा जिसको बोलते हैं, उसका चमड़ा को क्या करता था? पहनने का काम करता था साथियों। ठीक है, और गुफाओं में रहता था। किसमें? गुफाओं में रहा करता था। ठीक है साथियों, इन सभी बात को ध्यान रखिएगा। और कितना लगभग इसकी लंबाई कितना? लगभग 6 फीट होता था। कितना? लगभग 6 फीट इन सभी की लंबाई भी होता था। यानी ये आपका किस युग में था साथियों? पाषाण युग में। किस युग में? पाषाण युग में। और साथियों, अगर सवाल पूछे कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज, तो वो कौन हो जाएगा? आपका क्रो मैग्नन मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। ये रहा अगला सवाल। क्या साथियों कि विकास का मुख्य कारक है? बताइए, आपको बताना है कि विकास का मुख्य कारक क्या है। क्या उत्परिवर्तन है, या फिर हासिल किए हुए गुण हैं, या फिर साथियों लैंगिक जनन है, या फिर प्राकृतिक चयन है? बताइए। देखिए, बीपीएससी पीआरई 1994 में पूछा गया सवाल है साथियों, 39 बीपीएससी में। बताइए कि विकास का मुख्य कारक क्या है। तो देखिए, विकास का जो मुख्य कारक है ना साथियों, वो आपका प्राकृतिक चयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक जो चयन है ये आपका विकास का मुख्य कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? विकास का मुख्य कारक आपका प्राकृतिक चयन हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। ये रहा अगला सवाल कि विकास का कारण है। देखिए, विकास का कारण कौन है साथियों? देखिए, जो अगर थोड़ा आपको टफ लगे तो उसको ना आप एक बार नोट कर लीजिएगा, स्टार मार करके उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 1-2 बार जब उसको पढ़िएगा ना साथियों, उसके बाद आप उसको कभी नहीं भूलिएगा। तो क्या है कि विकास का कारण है क्या? पहला ऑप्शन कि फॉसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, या फिर पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, या फिर वंशागति। बताइए साथियों कि विकास जो है, विकास का कारण क्या है? विकास का कारण क्या है कि पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के साथियों अनुकूलन, ये आपका क्या है? विकास का कारण है। यानी सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। यह है अगला सवाल, छठा सवाल है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। बताइए, जहाँ पे जीव रहता है उस जगह को क्या कहेंगे? क्या उसको आवास कहेंगे, या उसको पारितंत्र कहेंगे यानी इकोसिस्टम, या फिर साथ उसको निकेत यानी नीच कहते हैं, या फिर उसको बायोम कहा जाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए साथियों कि जहाँ पे जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। देखिए, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? आवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आवास,
यानी जहाँ पे जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या बोलेंगे साथियों, उसको आवास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको आवास बोलेंगे। चलिए बढ़ेंगे 6 के बाद आगे की ओर। ये रहा अगला सवाल साथियों। ये वाला जो सवाल है ना आर्कियोप्टेरिक्स, ये सवाल आपका आप प्लाट के देख लीजिएगा। TRE 1 कब साथियों, TRE 1। उसके बाद आपका TRE 2 कब साथियों, TRE 2 6 से 8 में ये पूछा गया सवाल है। TRE 1 1 to 5 में पूछा गया सवाल है। आपको ये आर्कियोप्टेरिक्स जो है ना साथियों, ये क्लास 10th का आप साइंस का किताब देखिएगा, उसमें आपका ये वाला ये दिया हुआ है आर्कियोप्टेरिक्स। और यही सवाल आपका साथियों TRE 1 और TRE 2 में पूछा जा चुका है। इसलिए इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा बढ़िया से। और जो भी सवाल है वो सवाल आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और उसी तरह के सवाल आने के चांसेस रहेंगे साथियों। ठीक है, तो देखिए आर्कियोप्टेरिक्स क्या है। पहला ऑप्शन है कि जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, या फिर साथियों जुरासिक काल का सरीसृप, या फिर ट्राइएसिक काल का सरीसृप, या फिर ट्राइएसिक तथा जुरासिक दोनों काल का सरीसृप। तो ध्यान रखिएगा ये आपका क्या है, एक पक्षी है। किसका साथियों, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। कौन, आपका जो आर्कियोप्टेरिक्स है साथियों, ये जुरासिक युग का क्या है, सर्वपुरातन पक्षी आपका है। कौन, आपका आर्कियोप्टेरिक्स। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको अपना डबल ट्रिपल स्टार मार दीजिएगा साथियों, क्योंकि ये वाला सवाल ना आपको बताया ना TRE 1 में पूछा गया, TRE 2 में पूछा गया है। हो सके तो साथियों आगे के एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये रहा अगला सवाल। देखिए आपको यकीन नहीं होगा कि ये वाला जो सवाल है ना, कि जो मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। देखिए पहली बात तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ये BPSC स्कूल टीचर या फिर हेडमास्टर 9/12/2023 को पूछा गया है। कब साथियों, 9/12/2023। और आपको बता रहे हैं जो TRE 3 हुआ था ना साथियों, TRE 2 साथियों, TRE 2 और TRE 3 दोनों में आपको बता रहे 6 से 8 में ये वाला सवाल पूछा गया है। TRE 2 और TRE 3 दोनों में 6 से 8 जो मैथ साइंस का होता है उसमें ये वाला सवाल आपका पूछा गया है साथियों। इसीलिए चलिए आप अब इस सवाल का जवाब दीजिए फटाफट कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। देखिए आप देखते होंगे एक मांस खाने वाला जानवर होता है, एक साग सब्जी खाने वाला जानवर होता है, और एक जानवर क्या होता है जो दोनों खाता है साथियों। एक क्या होता है जो दोनों खाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन, पहला है कि ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कि जो क्या खाता है, मांस खाता है, यानी मांस खाने वाले जानवर को क्या बोलेंगे। आप ध्यान रखिएगा मांस खाने वाले जानवर को ना मांसाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मांसाहारी। क्या कहते हैं साथियों, उसको मांसाहारी कहते हैं। लेकिन मांसाहारी को क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। मांसाहारी को इंग्लिश में बोला जाता है क्या, कार्निवोरस। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन साथियों यहाँ से आप कुछ बातें और आप ध्यान रखिएगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्या ध्यान रखना है, एक आपका क्या, हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस किसको बोलेंगे साथियों, शाकाहारी को। किसको, शाका जो हारी होता है इसको क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस। आप ध्यान रखिएगा यानी जो साग सब्जी खाता है उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस यानी शाकाहारी। और ओमनीवोरस साथियों, जो ओमनीवोर होता है ये आपका दोनों खाता है। ये क्या खाता है, जो दोनों को खाता है, यानी मांस मछली भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है। जैसे में साथियों मनुष्य में देखिएगा तो मनुष्य क्या करता है, साग सब्जी भी खाता है और साथियों मांस मछली भी खाता है। इसलिए मनुष्य क्या हो जाएगा, ओमनीवोरस। जैसे आप शेर को देख लीजिए, शेर, चीता हो गया, ये सब आपका सिर्फ मांस खाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, कार्निवोरस। और आप जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सभी आपका किस में आ जाएगा, यानी शाकाहारी, हर्बीवोरस में आ जाएगा। इन सभी बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से एक सवाल हर हाल में देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ेंगे इससे आगे। ये रहा अगला सवाल साथियों, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। देखिए एक होता है गर्म खून और एक होता है क्या साथियों, ठंडा खून। एक कैसा होता है, गर्म खून, और एक होता है ठंडा खून। आपको बता दें पहले कि जो गर्म खून का जो प्राणी होता है ना साथियों, ये क्या करता है, हर प्रकार के वातावरण में, यानी हर प्रकार के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जैसे साथियों गर्मी के दिनों में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा,
ठीक है। और ठंडा जब आएगा तो ठंडा में भी अपने आप को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, यानी अपने आप को अनुकूलित कर लेता है साथियों। मौसम के हिसाब से क्या कर लेता है, अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, एडप्ट कर लेता है साथियों। कौन, गर्म खून वाला, ठीक है। जैसे हम लोग हो गए मनुष्य, हम लोग क्या है, गर्म खून वाले हैं। एक क्या होता है आपका ठंडा खून वाला, और ठंडा खून वाले को देखिएगा वो क्या करता है साथियों, वातावरण के हिसाब से ना अपने आप को ढाल नहीं पाता है। वातावरण के हिसाब से, वातावरण के अनुसार अपने आप को वो ढाल नहीं पाता है साथियों। कौन, आपका ठंडा खून वाला। कौन, ठंडा खून वाला। इसलिए ठंडा खून वाले प्राणी को देखिएगा वो आपका ना ठंड के दिनों में वो क्या होता है, कहीं जा कर के आपका छुप जाता है। ठंड के दिनों में आप देखिएगा छुप जाता है साथियों, आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। कौन सा गर्म खून का प्राणी है साथियों। क्या आपका टोड यानी जिसको दादुर कहते हैं, या मगरमच्छ, या साथियों मछली, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा गर्म खून का आपका प्राणी है, फटाफट बताइए साथियों। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इन तीनों ऑप्शनों में ना साथियों, इन तीनों ऑप्शनों में आपका टोड जो है, टोड आपका क्या हो गया, मगरमच्छ, और आपका क्या साथियों, मछली, ये तीनों आपका क्या है, गर्म खून का प्राणी नहीं है साथियों। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। ये तीनों गर्म खून वाले प्राणी नहीं हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया सवाल है। बीपीएससी टीआरई 3 जो जुलाई में हुआ था साथियों, इसमें आपका जुलाई 2024 में इसमें ये वाला सवाल आपका पूछा गया है। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं इस सवाल के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं अब। अच्छा और सवाल नहीं है। तो देखिए साथियों आज के सेशन में कुल इतने ही प्रश्न थे। लगभग आज के सेशन में कुल 15 प्रश्न थे। कितने साथियों, कुल 15 प्रश्न थे। तो बताइए 15 में से आपसे कितना सही हो पाया, और साथियों कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को। बस इसी तरह से कंटिन्यू आप बने रहें और मेहनत करते चलें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह से। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।